हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अगेन आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीडीए की जो रिक्रूटमेंट आई है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आज 1 मई है और 1 मई को हम ये सीरीज अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने आप सभी के साथ ये वादा किया था और मैंने आप सभी के साथ एक बुकलेट भी शेयर की थी जिसको भी डिस्कस करेंगे। बट अच्छा दिन आज इसलिए है क्योंकि 1 मई को जो इसका रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट 31 है। सो दोस्तों, लेके हरि का नाम और जीत के वादे के साथ, और ये वादा किसके साथ करना है? खुद के साथ। और इस वादे के साथ शुरुआत कर देनी है। पहले तो फॉर्म फिल कर देना है और उसके बाद रिवीजन करना है और अपना पढ़ाई शुरू करनी है। अच्छी चीज क्या है, रिवीजन भी थोड़ा सा हम पीछे इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। और एग्जाम डेट कब आएगी आप सभी को पता है। ये अब जो फाइनल इलेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद आएगी। और इलेक्शंस की डेट कब है? जून में, है ना। जून 4-5 के बाद ही डेट अनाउंस हो सकती है रिजल्ट एग्जामिनेशन की। तो आपको तब तक निश्चिंत होके अपनी चीजें अच्छे से पढ़नी है। और सब चीज करते हुए क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। कहीं से भी आप कोर्स ले, चाहे हमसे ले, किसी से भी ले, कहीं से भी ले, उसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि आपको हेल्प होगी नोट्स बनाने में और चीजों को समझने में। तो उस चीज को यूटिलाइज करते हुए नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सारी चीजें को फॉलो करेंगे और आज ही अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। आज ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा ताकि जो भी डाउट क्वेरी है आपकी वो तब तक सॉल्व हो जाए। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कल भी बताया था कि हमने समरी बुक यूपी ट्रिपल एस सी एजीडी की लॉन्च की है और हमने कल ही लॉन्च की थी। और हमने देखा, क्योंकि अभी क्या था, काफी टाइम से हम यूपी के एग्जामिनेशन को कवर नहीं कर रहे थे, तो आप भी देखते होंगे कि जो हमारी यूपी वाली वीडियोस होती है उसमें व्यूज उतने नहीं होते। बट मैंने ये देखा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल्स पे इस बुक को शेयर किया था, हर जगह इसका लिंक शेयर किया था, और हमने देखा कि कल जब 6 घंटे में हमने देखा था, शाम मतलब रात को 12-1 बजे के टाइम पे जब मैंने चेक किया था, उस समय 2700 समथिंग डाउनलोड्स हो चुके थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि वीडियो आज के टाइम पे कोई देखे ना देखे, बट हर सीरियस स्टूडेंट को ये चाहिए कि जो क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है वो मेरे पास हो। तो दोस्तों, हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। और क्वालिटी कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया है। शॉर्ट टू द पॉइंट, है ना। एक चीज होती है, अगर आप देखेंगे ना, आपने अभी कोई चीज पढ़ी, आज अभी आपको पूरा याद रहती है, 2 घंटे बाद देखेंगे थोड़ा एक दो चीजें आप उसमें से भूल जाएंगे, और 2 घंटे बाद देखेंगे थोड़ी और चीजें भूल जाएंगे, एक दिन बाद कुछ और चीजें भूल जाएंगे, 4 दिन बाद और चीजें भूल जाएंगे। सो क्या होता है ना, हर बार फिर आप उतनी डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं। तो या तो ये तरीका होता है कि आप उसमें नोट्स बना लें, या फिर आपको इस टाइप की कोई बुक मिले जो शॉर्ट और टू द पॉइंट हो। ये बिल्कुल वन लाइनर भी नहीं है कि चीजें ही हमें समझना है कि ये क्या मतलब है, इसके आगे पीछे की क्या बात है। बट बहुत शॉर्ट है इस चीज को समझने के लिए, जो कंसेप्ट है उसका क्या मीनिंग है और उससे क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे स्टूडेंट ने कहा कि सर हिंदी मीडियम में भी होनी चाहिए, तो हमने अभी ये ट्राई किया है, स्टार्ट किया है बेसिकली इस पे काम, कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें और हिंदी में आपको अवेलेबल कराएं। सो वो भी कुछ दिनों में आपको मिल जाएगी। ओके। सो ये हमने कंपाइल किया, सोनल मैम ने, संजय सर ने और मैंने मिलके। सो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्रीली सभी के लिए अवेलेबल है। ओके। सो आज हमारी पहली कंसेप्ट सीरीज होगी और हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के साथ, है ना, कृषि अर्थशास्त्र के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक आज हम लेने वाले हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। सो कुछ कुछ चीजें पहले समझेंगे। 1 ट्रिलियन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड में ये आ रहा होगा कि 5 ट्रिलियन इंडियन इकोनॉमी, है ना। तो ये 5 ट्रिलियन का क्या कंसेप्ट है, कैसे 5 ट्रिलियन बनती है, क्या चीज होता है, क्या नौकरी ज्वाइन करने से इकोनॉमी बढ़ती है, ये सारी चीजें थोड़ा सा समझेंगे। और इस चीज को मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान लगा के सुने। और क्या करना है, सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, बस आप ध्यान लगा के सुनिए, एक कहानी के रूप में सुनिए और इस चीज के रूप में सुनिए कि अगर कंट्री को आगे बढ़ना है तो ऐसी क्या चीजें होती हैं जिससे कंट्री आगे बढ़ सकती है। ये चीजें आज की वीडियो में आपको समझ आने वाला है। नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता ही है, उसको मैं दोबारा से क्या बताऊं। नोटिफिकेशन डेट आ चुकी है आज से, तो आपने बाकी नोटिफिकेशन में पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था, आपने देखा ही होगा। 3446 वैकेंसीज हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो पीईटी के इस पीईटी आपका अटेम्प्टेड होना चाहिए, उसके बाद ये पॉइंट्स में एग्जामिनेशन होगा। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम से कर रहे हैं। एक और इसके लिए हम कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, हमारी जो एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, उसमें हमने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाला टॉपिक लिया है। उस टॉपिक को भी हम 2-3 सीरीज में कंप्लीट करेंगे, तो वहां उसको जरूर देखिएगा, आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आएंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती क्या है, लॉ ऑफ डिमांड सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा आपको। ऐसा रहेगा ही नहीं कि लॉ ऑफ डिमांड उसके बाद समझना है। तो 5 मार्क्स के लिए ये है। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टॉपिक भी दिए हैं, क्या है, तो हमारे लिए बहुत इजी है। और ये समझ लीजिए कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप से आपको प्रिपेयर करना है।
आज अपनी इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी। तो दो तीन चीजें इसमें समझनी है और साथ ही साथ हम कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझेंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म समझेंगे। देखते हैं कि इसमें से हम कितना कर पाते हैं और इसको हम हमारे 3 से 4 पार्ट में ये कंप्लीट होगी क्योंकि ये टॉपिक अच्छा है और मेरी वो आदत नहीं है कि मैं कुछ भी आपको पढ़ा के चला जाऊं। मेरी उम्मीद है कि मैं आपको चीजें समझा के भी जाऊं और उम्मीद करें कि उससे हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हेल्प हो जाए। ओके, सो ये सारी चीजें हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन रिपोर्ट्स के साथ। अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में द हिंदू में ये न्यूज आई थी और ये बेसिकली डेटा है जो आपको कई जगह मिल जाएगा। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हम कितनी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द वर्ल्ड जीडीपी ऑफ 5 ट्रिलियन US डॉलर इन नेक्स्ट 3 इयर्स। तो नेक्स्ट 3 ईयर मतलब अभी 2024 चल रहा है, 25 26 27 के एंड में हम क्या बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी एंड 7 ट्रिलियन हम टच करेंगे बाय 2030 ऑन द बैक कंटिन्यूड रिफॉर्म्स। किससे? कंटिन्यूड रिफॉर्म्स के लिए। और ये मिनिस्ट्री ने कब कहा था? जनवरी 29 को 2024 में। कब? जब इकोनॉमी रिव्यू रिलीज किया था उससे पहले। आज से 10 साल पहले इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वर्ल्ड की विद जीडीपी ऑफ 1.9 ट्रिलियन और अभी क्या है? इट इज द 5th लार्जेस्ट विद जीडीपी ऑफ 3.7 ट्रिलियन। ओके, डिस्पाइट द पेंडेमिक एंड डिस्पाइट द इनहेरिटिंग एन इकोनॉमी विद मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस। बस अब देखो क्या होता है ना, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। अब आप कहोगे कि सर ये पढ़ने में तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, अभी मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस क्या है, ब्रोकन फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, यहीं पे थोड़ी सी चीजों को समझते हुए चलना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहानी के रूप में समझिए। कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। जो नहीं आएंगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से समझाऊंगा। मैक्रो इम्बैलेंसेस क्या होता है? जैसे आपने एक चीज सुना अभी बहुत वर्ड दो पिछले 2 4 साल में, इन्फ्लेशन। हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इट इज अ ग्रेजुअल और हम कह सकते हैं चेंज इन अ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। तो हम ये क्या कहते हैं कि चेंज है किसमें? प्राइस में, इंक्रीज, एक इंक्रीज हो जाता है। सो ये क्या है? मैक्रो इम्बैलेंसेस होती हैं, रिटेल इन्फ्लेशन है, होलसेल इन्फ्लेशन है, ये सारी चीजें बढ़ती हैं और इससे क्या जनरेट होता है? रिसेशन। ब्रोकन फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? जब इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तो हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। कैसे ब्रेक हो जाता है? हमारे जो लोन है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो हमारी इकोनॉमी स्लो हो जाएगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्शन कम। प्रोडक्शन कम होता है, कंजम्पशन भी कम होता है। लोगों को सैलरी तो मिल रही है पर लोग क्या कर रहे हैं? लोग सोचते हैं बचा लेते हैं क्योंकि कंडीशन खराब है, बाद में उसको यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें मिलकर ये बैलेंसेस लेकर आती हैं और भी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, बट आगे जो है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको बेसिकली समझ आया होगा कि इतनी सारे इश्यूज होने के बाद भी अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो हम अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे विद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, ये इंडिया का कंसेप्ट कंसर्न था। अब हम आते हैं यूपी के कंसेप्ट पे या फिर यूके के कंसर्न पे। सो यूपी में हम बात कर रहे हैं 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की। सो आपको क्या लगता है यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है अकेले? जब अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी इकोनॉमी है जो वो कितने की है? US डॉलर 3.7 ट्रिलियन की, है ना। अभी हमारी इतनी है और हम कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर की हम यूपी की इकोनॉमी को बनाएंगे और उसमें भी एग्रीकल्चर का क्या रोल होने वाला है हम ये पढ़ने वाले हैं। सो देखिए बना सकते हैं। कैसे बनता है? हमेशा इन्वेस्टमेंट से। और ये वेबसाइट कौन सी है? इन्वेस्ट यूपी। कुछ नहीं करना है, ये जितना भी कंटेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये सब वेबसाइट में अवेलेबल है। इन्वेस्ट यूपी में आप जाएंगे, पूरा डॉक्यूमेंट है, पॉलिसीज है वगैरह है और यहीं से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। ठीक है, यहीं पे उन्होंने बात की है कि हम यूपी को कैसे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। सो अब आप देखेंगे यूपी एक बहुत अच्छा स्टेट है, नो डाउट। प्रोडक्शन वाइज सबसे अच्छा है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है फिर भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखेंगे यूपी का 56% है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। में ही नहीं कहता कि बहुत अच्छी कंडीशन है, बट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ये ठीक कंडीशन है। बीमारू राज्य हुआ करता था, वहां से आज अच्छी कंडीशन हो चुकी है। आप देखोगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कितनी जगह हमारी हाई रैंकिंग है ना, यूपी की। उसके साथ साथ 56% ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन है, 7% ऑफ जीएसडीपी है, साथ ही साथ मोर देन 8% ऑफ इंडिया जीडीपी। सोचो इंडिया में की टोटल जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? यूपी से। हमारे पास कितने स्टेट्स हैं आप समझ सकते हैं, और हर स्टेट से अगर 8% आएगा तो हमारी जीडीपी मतलब 100% के साथ तो कहीं पहुंच जाएगा, बट आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन 8% का होता है। सो नो डाउट यूपी एक बहुत अच्छा बन सकता है और उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल विल पावर भी हम कहते हैं जो प्रेजेंट में यूपी के सीएम है योगी जी, उनके कार्यशैली और उनकी जो कार्य पद्धति है उसको भी आप देख सकते हैं कैसे वो टारगेट ओरिएंटेड चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत कीन है क्योंकि हमारी इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है, तो डेफिनेटली सेंट्रल इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब स्टेट ऊपर उठेंगे। सो ये बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे।
हमको क्या करना है, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको ये समझना है कि भाई जब 1 ट्रिलियन के लिए जो टारगेट लिया गया है और जो 1 ट्रिलियन के लिए चीजें एज्यूम की जा रही हैं उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है। सो इन्वेस्ट यूपी में ही आप जाएंगे तो ये पहला सेक्टर है जिस पे गवर्नमेंट फोकस करती है। देयर आर 14 सेक्टर्स, 14 सेक्टर है जिसमें से पहला सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी। तो फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी इसी में एग्रीकल्चर आ जाता है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, देखो जब हम कहते हैं ना एग्रीकल्चर एंड अलाइड, आज के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा जीवीए की कंडीशन देखेंगे एग्रीकल्चर की, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री इंक्रीज हो रही है, जो फॉरेस्ट्री है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिशरीज भी इंक्रीज हो रहा है, और जो फूड प्रोसेसिंग है वो भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब गेहूं उगा के, धान उगा के, खेती करके तो हमारा प्रोडक्शन अब नहीं बढ़ रहा। प्रोडक्शन मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके। तो जो जीवीए का डेटा है वो नहीं बढ़ रहा, उसमें हमेशा लगातार कमी आती जा रही है, ये डिक्रीज हो रहा है, जबकि ये अभी भी सबसे हाईएस्ट है, 55% के अराउंड है। बढ़ किससे रहा है, फूड प्रोसेसिंग से, एनिमल हस्बेंड्री से, फिशरीज से। तो हमको ध्यान कहाँ देना है, यही ध्यान देना है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है वो हम डिस्कस करेंगे। और टारगेट क्या है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब बनेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ता है, अगर कंट्री की कंडीशन में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है जो गवर्नमेंट ने गति शक्ति प्रोजेक्ट लेकर आया है, मतलब हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनता जा रहा है। रीजन, जरूरत क्या है उसकी, जब वहां इन्वेस्टमेंट होगा तभी हमारी बाकी इन्वेस्टमेंट भी खुल सकेंगे। अभी रोड ही नहीं है यूपी के लिए तो ट्रक कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती हैं। गवर्नमेंट ओवरऑल सिनेरियो बढ़ा रही है, फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरिंग में क्या होना है ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहीं पे क्या लिखा है, नोन एज अ फूड बास्केट ऑफ इंडिया। सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट करना है। यूपी हैज हाईएस्ट नेशनल आउटपुट ऑफ व्हीट, शुगरकेन, पोटैटो, मैंगो, मिल्क एंड वेरियस अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये चीज आपको देखना है कि इन सभी में एग्रीकल्चर यूपी का क्या है, नंबर 1 है, ओके। और इसकी वजह से क्या, देयर इज एन अबंडेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन यूपी। अब रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमीज ऑफ यूपी, तो इसके लिए रोल क्या है। अब हमने क्या देखना है कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। हमने देख लिया कि फूड बास्केट किसको कह रहे हैं और किस किस में हम फर्स्ट है, मतलब प्रोडक्शन तो हम अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसा क्या करेंगे कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें हम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। हम जब भी बोल रहे तो किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की, ओके। सो इसका डिटेल नोट्स तो हमने अपने कोर्स में डाले हुए हैं, बट यहाँ पे हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और समरी में भी हमने डाला हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्टर का ओवरव्यू। सेक्टर क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्या है आप देखिए, हम फर्स्ट किस में है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, फूड ग्रेन एंड शुगर केन। हम किसकी बात, अगेन इंडिया की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूपी, इंडिया में यूपी की बात। थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, थर्ड इन द इनलैंड फिश प्रोडक्शन, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड फ्रोजन मीट इन इंडिया। आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी देखिए, जैसे थर्ड इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, अभी हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ चुके हैं मैंगो प्रोडक्शन में, लेकिन यूपी फर्स्ट है इस बार। तो ये डेटा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसलिए डेटा पे उतना फोकस नहीं करना, बट समझना है रीजन क्या है, ओके। 15 एग्रो एंड द फूड प्रोसेसिंग पार्क्स एंड क्लस्टर हैं यूपी में, और आप देखिए 250 रेगुलेटेड मार्केट है, 225 रूरल मार्केट्स है, और 100 ई नैम मंडीज है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो कैसे आगे उसको अच्छी इनकम मिल सके फार्मर को भी, और जब फार्मर को इनकम मिलती है इन्वेस्टमेंट अगेन इंक्रीज होता है, और आगे जो होलसेलर है या जो प्रोड्यूसर है या फिर जो कंज्यूमर है उस तक अच्छे से पहुंचे। साथ ही साथ यूपी में क्या है, 4 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन। तो यूपी को डिवाइड किया गया 4 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन में। ये क्या है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। 10 आईसीडीज है, 1909 कोल्ड चेन है, 35 एफपीयूज है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट अभी इस पे करने पे लगी है, जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। देखिए गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो गवर्नमेंट कहती है भैया ठीक है हम ये सारी चीजें करेंगे, इसके लिए हम कुछ कुछ पॉलिसी बनाएंगे। कैसे पॉलिसी बनाएंगे, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ये रफली समझो कि हमको इंडस्ट्रीज लगानी है जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा, और ऐसी जगह इंडस्ट्री लगानी जहां पे हमारी इंडस्ट्रीज अभी है नहीं, या जहां से अच्छी इनकम हो सकती है। तो इंडस्ट्रीज कहते हैं, या फिर अगर मैं भी लगाना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि सरकार से कि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं नहीं, आप मुझे कुछ ना कुछ हेल्प कर दो। गवर्नमेंट कहती है देखो हम ये पॉलिसी बना के रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या हेल्प करेंगे आप देख लीजिए, और इन हेल्प से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्या है देखो, एफएम, फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस ऑफ द प्रोड्यूसर टू द ग्रोवर। क्या गवर्नमेंट कह रही है कि जो फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइसेस है वो हम देने की कोशिश करेंगे। वैल्यू एडिशन टू द प्राइस ऑफ रॉ प्रोड्यूस, वैल्यू एडिशन करना है रॉ प्रोड्यूस पे ही। प्रमोट सेटिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये प्रमोट करने की पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। क्या है, एफआरपी प्रोवाइड करना है रॉ प्रोड्यूस पे, क्वालिटी, वैल्यू एडिशन
setting up the food processing industry, easy availability of the processed food product consumer at competitive prices, competition बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, सारी चीजें अच्छी होती है, मार्केट अच्छा वर्क करती है, जनरेशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर। सिंपल सी बात मैं आपको ऐसे समझाऊं, अभी क्या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर अभी बहुत जीरो है, और यूपी में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, उसका रीजन क्या है, जितनी एग्री इनपुट कंपनी है वो सारी कहाँ है, साउथ पार्ट में, यूपी में नहीं है, यूपी में इंडस्ट्रीज बहुत कम है, सारी इंडस्ट्रीज का है अगेन, या तो गुजरात में है, या तो महाराष्ट्र में है, या फिर आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में है, तो ये सब यहाँ लगेंगे तो हमारे पास भी एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस बढ़ते हैं। तो मैं तो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए कह रहा था, ये बात सबके लिए होती है, तो ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट टारगेट लेके चलती है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है, ये हमारी पॉलिसीज है, इसके लिए हम क्या क्या हेल्प करेंगे, ये देखो, गवर्नमेंट कहती है, यूपी की गवर्नमेंट कह रही है हमारे एफडीआई रिजीम में हम लिबरल रहेंगे, हम 100% एफडीआई अलाउड करते हैं थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग एज वेल एज द ई-कॉमर्स। फिर गवर्नमेंट कह रही है रॉबस्ट सप्लाई चेन की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो एक्सपेक्ट टू कंज्यूम 25% ऑफ एग्री प्रोड्यूस टू द 25, उसके लिए हम सप्लाई चेन बनाएंगे। उसके लिए स्कीम्स कौन कौन सी, ये सारी स्कीम्स है। 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स तो यूपी में ही है, जिसमें यूपी को डिवाइड किया गया स्पेसिफिक पार्ट्स में। आर&डी इकोसिस्टम है जिसके लिए कि सीएसए कानपुर को दिया गया है, और साथ ही साथ आईवीआरआई बरेली को। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप्स किए हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो ये सारी चीजें हमको टारगेट करना है, और इसके लिए हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। और पॉलिसी सपोर्ट में हम क्या देंगे, ये क्या थी हमारी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे, ये गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प थी, और गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल हेल्प, मतलब पॉलिसी में सपोर्ट कैसे मिलेगा, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें कुछ बैक एंडेड या फ्रंट एंडेड सब्सिडी मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट कहती है चले 2 करोड़ रुपीज की हम इसमें बैक एंडेड सब्सिडी देंगे, है ना। ये सिंपल एआईएफ की प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें रहती है। एआईएफ में इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है कि इंटरेस्ट सबवेंशन, एग्रीकल्चर के जो भी लोन होंगे उसमें 3% की इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। सो दिस इज अगेन द की पॉलिसी सपोर्ट। एडिशनल ग्रांट्स दी जाएंगी एड के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंसेंटिव दिया जाएगा, एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये पॉलिसी सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं मॉनेटरी सपोर्ट। अभी इंडिविजुअल कैटेगरी में इंडिविजुअल सपोर्ट। अब आपको समझ आ रही होगी पिक्चर, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लाना है, इन्वेस्टमेंट लाएंगे तभी 1 ट्रिलियन बनेगा। 1 ट्रिलियन बनाने का मतलब क्या है कि हमको ट्रांजैक्शंस करनी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा, जब इन्वेस्टर्स आएंगे। इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए हम बता रहे हैं कि यूपी में क्या क्या अच्छी चीज है और गवर्नमेंट कैसे उनको हेल्प कर रही है। ओके, सो पैरामीटर्स अगर हम देखेंगे अभी कंट्री वाइज, नेशन के पैरामीटर्स आप देखिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का जो प्रोजेक्टेड हमारा साइज है वो कितना है, 535 यूएस डॉलर बिलियन। एनुअल हाउस होल्ड कंजम्पशन ग्रोथ बाय 2030 वो कितनी हम मान के चल रहे हैं, ट्रिपल हो जाएगी। तो आप समझिए, इकोनॉमिक्स में जो मैंने एमसीक्यू सीरीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि इसमें 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोडक्शन, है ना, आपने देखा होगा। देन उसके बाद हम बोलते हैं एक्सचेंज है, और उसके बाद मार्केटिंग है, और उसके बाद फिर उसमें क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन को अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन काफी डायरेक्टली लिंक होते हैं, हालांकि मार्केटिंग का उसका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोडक्शन और कंजम्पशन में क्या चीज होती है कि कितना प्रोड्यूस करें, कि कितनी हमारी डिमांड होगी। प्रोडक्शन इज बेसिकली सप्लाई, और ये क्योंकि कहाँ पे हो रहा है, इंडस्ट्रीज में। कंजम्पशन इज बेसिकली द डिमांड, मेरे को कितना खाने के लिए चाहिए उतना ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब हम कहते हैं कि एनुअल हाउस होल्ड कंजम्पशन ट्रिपल होने वाला है, मतलब जो आज जैम की डिमांड है, सॉस की डिमांड है, वो ट्रिपल होने वाली है 2030 तक ही। तो आप समझ रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ये किसके लिए डेटा है, इंडस्ट्रियलिस्ट को के लिए, और ये डिमांड किसके लिए है, जो वहां पे वर्क कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डेटा होता है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग टू ग्रोसरी मार्केट, इंडिया की कितना, 32%। टोटल एक्सपोर्ट में कितना, 13%। मतलब इतना स्कोप है भी इसको आगे बढ़ाने का। केवल 32% है, केवल 13% है, कितना कम नंबर है, 50% भी नहीं है। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट टू द फ्रेश फूड सिर्फ 14%, जबकि इंडिया फूड प्रोडक्शन में कितना अच्छा है। एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट ऑफ द प्रोसेस वेजिटेबल कितना, 16.7। इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग फूड प्रोडक्शन में कितनी, सेकंड। अब आप देख समझ सकते हैं कि हम कितना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी टॉप रैंकिंग है मिल्क प्रोडक्शन में, पल्स प्रोडक्शन, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में सेकंड नंबर में। इंडिया की बात चल रही है अभी। 36% ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देखिए 20.05 लाख है, 12.332%। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सनराइज सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज पोटेंशियल है। क्यूमुलेटिव एफडीआई क्या है, ये एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय 2025 की कितना होगा, 25%। ओके, इंसेंटिव आउटले ऑफ द पीएलआई कितना है, 10,900 करोड़ रुपीस। ये किसका था, इंडिया का सिनेरियो था। उत्तर प्रदेश का सिनेरियो क्या है, थोड़ा सा ये समझिए। अभी हमने इंडिया का समझ लिया, अब हम उत्तर प्रदेश का समझेंगे, क्योंकि हमको थोड़ा सा बात किसकी करनी है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर, और वो भी कहाँ, यूपी में।
आउटपुट टू द की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करेंगे, वीट है, शुगर केन, पोटैटो, मैंगो, मिल्क, ये क्या है हाईएस्ट, हमारी फर्स्ट रैंक, यूपी की फर्स्ट रैंक। कोल्ड चेन प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर? 23। एग्रो क्लस्टर प्रोसेसिंग यूनिट 3 है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट 22 है। मिशन फॉर एमआईडीएच के अंदर देखिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में फोकस किया जा रहा है। शेयर इन शुगर केन आउटपुट 35%। अगर हम शुगर केन प्रोडक्शन में कहेंगे तो हमारे लीडिंग रैंक है यूपी की, शुगर केन प्रोडक्शन में 35% का शेयर है, और रैंक इन शुगर प्रोडक्शन अभी भी सेकंड है। इंटीग्रेटेड एबिटॉयर्स 15 है, मीट प्रोसेसिंग यूनिट 35 है। इन्हीं की वजह से हम मीट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। एक्सेप्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल अंडर द यूपी मंडी 46 है। और ये बाकी कुछ कुछ डेटा है, आप देख सकते हैं यूपी का एक्सपोर्ट 2020 में यूएस डॉलर 1.83 बिलियन था। समझ रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग अभी इतना परसेंट ही है, अगर सोचिए कि ये 20% हो जाए, जो 10 था 30% हो जाए, 40% हो जाए, तो ये एक्सपोर्ट कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ से हमको हिम्मत मिलती है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आई, गवर्नमेंट ने की इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए हैं। वीट राइस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कम से कम आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देखें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा की इंडस्ट्रियल क्लस्टर और इन्वेस्टमेंट जोन बनाया गया है कौन सी क्रॉप के लिए। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जहाँ मैंने काफी जॉब की, अगर मैं बात करूँ सहारनपुर वाले एरिया की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें सहारनपुर वाला इलाका किसमें प्रोड्यूस किया गया है। जहां तक मेरा ध्यान है अच्छा ये शाहजहांपुर है। वीट एंड राइस के लिए आप देखेंगे शाहजहांपुर को किया गया है। मैंगो के लिए ये लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी वाले पूरी बेल्ट को रखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं यूपी ईस्ट भी है, वेस्ट भी है, सेंट्रल यूपी है, बहुत सारी इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेकर आई, पॉलिसी में क्या क्या लेकर आई? कैपिटल सब्सिडी देंगे 35% ऑन द प्लांट मशीनरी टेक्निकल सिविल वर्क्स, जो 5 करोड़ रुपीस तक का करेगा। ये किसके लिए? एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड। 25% सब्सिडी गवर्नमेंट देगी फॉर एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, जो जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं, अप टू 1 करोड़ रुपीस। लैंड परचेज में भी गवर्नमेंट कह रही है कि हम 2% का एग्जामिशन देंगे अगर आप नॉन एग्रीकल्चर यूज डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब फूड प्रोसेसिंग वगैरह में लगाते हैं तो। लैंड यूज कन्वर्जन में भी 50% का वेवर। डेवलपमेंट चार्जेस में भी देखिए 75% का रिबेट। स्टाम्प ड्यूटी में तो गवर्नमेंट के लिए 100% एग्जेम्पशन देंगे अगर आप इस काम के लिए आते हैं। घर बनाने के लिए नहीं, जमीन खरीदनी है, जमीन किसके लिए खरीदनी है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लैंड परचेज के लिए। डिजीज फ्री एरिया सर्टिफिकेट इजीली प्रोवाइड किया जाएगा। सोलर पावर सब्सिडी 50% दी जाएगी। फ्रेट सब्सिडी 25% दी जाएगी। कोल्ड चेन सब्सिडी 35% दी जाएगी एंड 50% अप टू द 10 करोड़ ऑफ द फ्रोजन स्टोरेज वैल्यू एडिशन एंड द प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए 35% इंटर सब्सिडी दी जाएगी। डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के लिए, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्या चीजें हैं, इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सिमिलरली पोल्ट्री पॉलिसी 2022 में गवर्नमेंट लेकर आई कि हम देखिए इंटर सब्सिडी भी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी रिबेट देंगे, स्टैम्प ड्यूटी में भी देंगे, आप आओ पोल्ट्री में काम करो। गवर्नमेंट ने कहा कि डेयरी पॉलिसीज के लिए हम कैपिटल सब्सिडी भी देंगे 10% की, इंटरेस्ट में भी सब्वेंशन देंगे 5% का, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में 5% की इंटर सब्सिडी होगी, इंसेंटिव दिए जाएंगे, आपको आके क्या करना है, काम करना है, या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको काम करना है। मतलब अब आप समझ रहे हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी होगी कैसे? इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा। अगर नेशनल एरिना में आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्कीम चल रही है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जितनी भी स्कीम्स है किसके लिए बनाई जा रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रादर देन की सब्सिडी। तो ये था कि इन चीजों के थ्रू हम क्या करेंगे, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आएगी। आई होप कि बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की हैं। जब आपके एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद मैं इन सारी चीजों के लिए रिलेवेंट डेटा, मतलब जो लेटेस्ट डेटा होगा वो लेकर आऊंगा। तो अभी तो आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, तब हम डेटा में डिस्कस करेंगे, ठीक है? किसी का कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे। देन क्या है, कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। आपको कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा सा खुद से पढ़ना है। अभी हम थोड़ा सा एक बार डेटा देख लेते हैं। डेटा देखने का क्या मतलब है, हम ये देख रहे हैं कि कितना मतलब सिंपल सी बात है कि कैसे ये वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। ओके, आपको एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई होप कि आपको ये दिख गया होगा कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंसेप्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ पे डेटा ले रहे हैं। देखिए एक्सपोर्ट कैटेगरीज में बेसिकली है क्या। एक्सपोर्ट कैटेगरी में क्या है, रॉ प्रोडक्ट्स हैं, या फिर सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, या फिर प्रोसेस्ड है। समझ गए? या तो एग्रीकल्चर जो हमने डायरेक्ट किया है, या फिर हमने इन बिटवीन उसमें सेमी प्रोसेसिंग की, या फिर हमने बिल्कुल कम इंडस्ट्री में चेंज कर दिया। फिर देखिए ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस देखेंगे तो ये सारे कंसर्न है, यही सारी चीजें हैं। मार्केट इंटेलिजेंस कैसे वर्क करती है, प्राइस कंस्ट्रेंट्स क्या है, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, और इंपोर्ट का ट्रेंड भी आप देखेंगे। इंडिया डिस्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी हाई थिंग इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूड
फूड ग्रेन्स की बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ों की, बट फिर भी हमारा इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है। हम पल्स प्रोडक्शन में लीडिंग है, बट फिर भी हमारी अपनी जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। हमको ऑयल सीड बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता है। एग्रो एक्सपोर्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो देखिए इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में इन सारी चीजों में। उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है एपिडा के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा है डिक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर इन चीजों में हुआ है। मैं डेटा क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अगेन जिस समय आपका एग्जामिनेशन होगा उस टाइम में आपको बताऊंगा, क्योंकि आजकल हमारे सामने क्या चीज होती है, एक बार हमने पढ़ लिया ना उसको भूलना मुश्किल हो जाता है इसलिए। तो अभी आपको क्या देखना बेसिकली, उत्तर प्रदेश has shown significant growth in agriculture export, contributing notably India's record agriculture export figures, और जिसमें कि ग्रोथ रेट आप देखेंगे 5.42 की है, एक्सपोर्ट वैल्यू इतने 18,000 करोड़ की है। एपिडा का पोर्टफोलियो है बेसिकली ये, और इसका जो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ऑफ 51%। आप समझ सकते हैं यूपी की कितनी बड़ी रेलेवेंस है। क्वांटिटी कितना एक्सपोर्ट किया है वो यहाँ पे दिया है, कितना प्राइस मतलब वैल्यू है वो ये दी है जो भी हमने देखी। अब आप देख सकते हैं कि परसेंटेज टॉप प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द यूपी एग्री एक्सपोर्ट बास्केट इन 2011-12 आप देख सकते हैं क्या क्या है, फ्रेश अनियंस, व्हीट। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है ना, ये आता है कि यूपी से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। सो यहाँ पे फ्रेश अनियंस, व्हीट, अदर फ्रेश वेजिटेबल्स। आप देखेंगे कि इसमें कितना है, ग्रोथ तो कम है बट हमारी वैल्यू किसमें ज्यादा है ना, तो इसमें ग्रोथ ज्यादा हुई है। बट अगर हम जब देखेंगे कि एक्सपोर्ट वैल्यू के हिसाब से 2021 एंड 22 में सबसे ज्यादा किसका हुआ, तो फिर हम देखेंगे ये 13,461 हुआ, और ये क्या है, बफेलो का, है ना। तो ये चीज कैटेगरी आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर अगर हम एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आएंगे तो फिर हम देखेंगे 902.60 है, और ये क्या है, नॉन बासमती राइस। ओके, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको कैटेगरी वाइज चीजों को याद रखना है। ओके, तो ये एग्री एक्सपोर्ट का स्टैटिस्टिक्स है, इसमें दिखाया गया है, एक्सपोर्ट रिपोर्ट है। अब प्रोडक्ट की इंडिविजुअल कितना चेंज है बाकी भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट ओवरऑल हमने भी डिस्कस किया है। ये हमने एक ट्रेंड में इसको लगाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। बाकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको थोड़ा सा डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे कि पहले एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्या है, और हमारी जब हम कहते हैं कि करेंसी के चेंज से कैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंसेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, कहाँ पे फायदा होता है, इसको पढ़ेंगे। बट मुझे आप बताइएगा आपको आज पढ़ के कैसा लगा और इससे आपको कितनी हेल्प हुई है, और उसके बाद हम फिर आगे चीजों को शुरू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पढ़ने के बाद कैसा लगा, है ना, तो वो मोटिवेशन मेरे लिए भी रहेगा। अगेन इस वादे के साथ बंद करते हैं कि आप अपने नोट्स बनाएंगे, उनको रिवाइज करेंगे और मैक्स से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, और वो सब आपका एग्जाम में मिलते हैं। एग्जाम इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। बाकी जगह आपको पता है बड़ी बड़ी क्लासेस, 4-4 घंटे की क्लासेस, पढ़ाया क्या, याद क्या आया, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, खुद से पूछिएगा, उसके बाद चीजें पढ़ना शुरू कीजिएगा। हम कोर्स भी लेकर आए हैं, सिर्फ 889 का है, सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। अननेसेसरी लेंथी चीजें नहीं है कि जबरदस्ती की 4-4 घंटे की रोज की क्लास है, उसमें पढ़ा क्या रहा है पता नहीं, इतना बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं पढ़ाया जाता जितना इसमें पढ़ लेते। तो समझना ये है कि इंपॉर्टेंट हमको पता रहे और वो हम पढ़ते रहे, ठीक है। चीजें समझने से होती है, टाइम का कोई मतलब नहीं होता है। किसी को चीजें 10 मिनट में समझ आती है, किसी को 10 दिन में भी समझ नहीं आती। हमको क्या करना है, ऐसी चीजें पढ़नी है जो इंटरेस्टिंगली हमें समझ आए। मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।